ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में टूल और टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने रेस्टिकेशन एंजाइम की बात की थी। रेस्टिकेशन एंजाइम डीएनए के रेस्टिकेशन एंजाइम जो प्रौद्योगिकी में उपयोग आने वाले वे विशेष प्रकार के एंजाइम हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक सिरों पर कट करते हैं। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के प्रकार थे। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लाइगेसिस एंजाइम और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगली हम तो टेक्निक की बात इस वीडियो में करेंगे। लाइगेसिस एंजाइम, चूँकि हमने क्या किया था, रेस्टिकेशन एंजाइम की सहायता से हमारा डिज़ायर्ड डीएनए था और वेक्टर जो डीएनए था उनको कट किया था। यानी कि आप क्या करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से पहले डिज़ायर्ड डीएनए और वेक्टर डीएनए को कट करना पड़ता है। कट करने के बाद इन डीएनए को जोड़कर संकर डीएनए जो बनाया जाता है, तो जोड़ने का जो काम करेगा वो लाइगेज एंजाइम द्वारा किया जाएगा। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए निर्माण में इस एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वेक्टर डीएनए और डिज़ायर्ड डीएनए के या फिर फॉरेन डीएनए आप उसको कह सकते हैं या वांछित डीएनए कह सकते हैं। तो वाहक डीएनए और वांछित डीएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्री सिरे होते हैं, उन कॉम्प्लीमेंट्री सिरों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। लाइगेज समूह एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया लाइगेशन कहलाती है। कैसे, एक डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया था, जैव प्रौद्योगिकी में ये प्लाज्मिड है यहाँ पे और ये है हमारा टारगेट डीएनए या फिर डिज़ायर्ड डीएनए। यहाँ पर इंसुलिन का एग्जाम्पल लिया है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। प्लांट में हाई प्रोडक्टिविटी, वायरस रेजिस्टेंस प्लांट बनाना, वायरल डिजीज़ के प्रति, बैक्टीरियल डिजीज़ के प्रति, पेस्टिसाइड के प्रति कोई भी डिज़ायर्ड डीएनए को काम में लिया जा सकता है, जिसको हम डिज़ायर्ड डीएनए या फिर टारगेट डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट या वांछित जीन भी कहते हैं। इनको सबसे पहले रेस्टिकेशन एंजाइम के साथ कट किया जाएगा। रेस्टिकेशन एंजाइम से कट करने के बाद इनको जॉइन विथ लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इनको आपस में जोड़ा जाता है। यहाँ पर इसके जो सिरे बने हैं वो स्टिकी एंड होते हैं और जब स्टिकी एंड, यहाँ भी स्टिकी एंड है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सिरे होते हैं। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का निर्माण करते हैं। तो ये जोड़ने का जो काम कर रहा है यहाँ पर दोनों डीएनए को, इस जोड़ने वाले एंजाइम को लाइगेज एंजाइम कहते हैं। ये प्रक्रिया लाइगेशन कहलाती है। कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम किस तरह से रिएक्शन करता है, ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये डीएनए स्ट्रैंड है एक, और मान लें ये वेक्टर स्ट्रैंड है। तो एक का OH समूह और एक का फॉस्फेट समूह। ये पूरी घटना एटीपी की उपस्थिति में होगी। एटीपी एनर्जी है, इस ऊर्जा की उपस्थिति में ये पूरा घटनाक्रम होता है। एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाती है। एटीपी की उपस्थिति में हाइड्रोक्सिल समूह और फॉस्फेट समूह के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, इसी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के कारण कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपस में जुड़ते हैं और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। तो दो अलग अलग जातियों के डीएनए को आपस में जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है। और ये काम कैसे कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होंगे डीएनए के, दो अलग अलग डीएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, उन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। लाइगेज एंजाइम अलग अलग बैक्टीरिया से या फिर वायरस से इसको पृथक किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से काम आने वाला लाइगेज एंजाइम T4 बैक्टीरियोफाज लाइगेज एंजाइम है।
इस एंजाइम को बैक्टीरियोफाज से पृथक किया गया है। इस एंजाइम को सामान्यतः जैव प्रौद्योगिकी में लाइगेशन की प्रक्रिया के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा डीएनए पर डिपेंड है। अगर जहाँ पर T4 बैक्टीरियोफाज लाइगेज एंजाइम काम नहीं करता है, वहाँ पर ई कोलाई लाइगेज एंजाइम भी काम में लिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि दो अलग अलग जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, दो अलग अलग जो डीएनए हैं, उन डीएनए को आपस में जोड़ने वाले इस एंजाइम को लाइगेज एंजाइम कहेंगे। इस तरह से जोड़ने वाले एंजाइम जो होंगे, यहाँ पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दोनों सिरों पर बन रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जब दो डीएनए आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए का निर्माण होता है। तो आरडीएनए बनाने में इस एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका है जैव प्रौद्योगिकी में। अगले टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। हमने डीएनए को ले भी लिया, हमने रेस्टिगेशन डीएनए को, हमने वहाँ पर डीएनए को, कोई भी जाति के डीएनए को हमने पृथक भी कर लिया। उसको हम कैसे आइसोलेट करेंगे, उसके हम कैसे उसका डिज़ायर्ड जीन हम कैसे लेंगे, उसको उस डिज़ायर्ड जीन को लेने के लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत पड़ेगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जो इलेक्ट्रिकल करंट से भी तकनीक चलती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, जहाँ पर आवेशित पार्टिकल को प्रवाहित किया जाता है। हम सब लोग जानते हैं डीएनए में फॉस्फेट समूह उपस्थित होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही आप इसको किसी आवेश में इसको डालेंगे, इसका प्रवाह करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट इसका होगा। जब विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में दो विद्युत छड़ों के बीच में आवेशित कणों की गति को ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये तकनीक विभिन्न प्रकार के मिश्रित अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स जैसे अवयवों को पृथक करने और उनकी पहचान करने के लिए इस तकनीक को काम में लिया जाता है, क्योंकि इन सभी जो यौगिक हैं, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो अमीनो एसिड्स हैं, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हैं, वो आयोनाइजेशन ग्रुप उसमें उपस्थित होता है, आयनीकरण समूह पाया जाता है। तो हमने क्या कहा कि ये एक विद्युत आवेशित तकनीक है। ये एक जो विद्युत आवेशित पार्टिकलों को, विद्युत आवेशित यौगिकों को पृथक करने के लिए इस तकनीक को काम में लिया जाता है। सबसे पहले अरेन टिजेलियस एक स्वीडिश बायोकेमिस्ट हैं, जिन्होंने इस तकनीक पर अपना पेपर पब्लिश किया था 1937 में, और इस कार्य के लिए इन्हें 1948 का नोबेल प्राइज़ भी मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है, ध्यान में रखिएगा। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। टिजेलियस एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले विस्तृत रूप से इस तकनीक पर काम करते हुए अपना पेपर जो है वो पब्लिश किया 1937 में, और इस कार्य के लिए 1948 में उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक आवेशित आयन पर है, ये उस सिद्धांत पर काम करती है। कोई भी आवेशित आयन यहाँ का जो अणु है वो विद्युत क्षेत्र पर रखने पर माइग्रेशन करता है, यानी पलायन करता है। ये दर उसके आवेश, उसके आकार, यानी कि किस पर काम करती है? आवेश और आकार। ध्यान रखना कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी यौगिक जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको सेपरेट किया जाता है तो सेपरेशन का जो उसका सिद्धांत है, सेपरेशन जो है वो किस पर निर्भर करेगा? उस यौगिक के आवेश, उसके आयतन, उसके भार यानी और उसकी साइज़ पर निर्भर करता है। मान लीजिए उसकी साइज़ कैसी है, उसका आवेश क्या है, उस पर ये निर्भर करेगा। इसको V = EQ/F फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब V अणु का पलायन वेग है, वो किस वेग से पलायन कर रहा है अणु, विद्युत क्षेत्र में वोल्टेज है, E जो है वो वोल्टेज है, कितना आवेश उसको दिया गया है, Q अणु का कुल आवेश, जो अणु मूवमेंट कर रहा है उनका कितना कुल आवेश कितना है, वो हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और घर्षण गुणांक F जो कि उस अणु के आकार,
और द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस अणु का कितना आकार है, कितना भार है। यानी कुल मिलाकर कहने की बात है कि कोई भी यौगिक आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको पृथक कर रहे हैं तो वो उसके आवेश और उसके भार पर निर्भर करेगा कि उस यौगिक का कितना आवेश है और उस यौगिक का भार कितना है, उस पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। भिन्न भिन्न घनत्व वाले अणु भिन्न भिन्न गति से विद्युत क्षेत्र में पलायन, यानी कि अलग अलग घनत्व, अलग अलग भार के जो अणु होंगे उनका पलायन करने का, उन विद्युत आवेश क्षेत्र में उनको पलायन करने की जो गति होगी वो अलग अलग होती है। मैं पहले भी बात कर चुकी, ये तकनीक मुख्य रूप से अमीनो एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन को पृथक करने के लिए काम में ली जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के कई प्रकार हैं। आपके कोर्स में दो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यहाँ पर बात करेंगे। वैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम देखें तो कई प्रकार की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। दो आपके कोर्स में है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात हम इस वीडियो में करेंगे। पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोटीन को पृथक्करण के लिए काम में ली जाती है, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हम जो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मुख्यतः डीएनए अणुओं को पृथक करने के लिए काम में ली जाती है, यानी कि अलग अलग भार, अलग अलग साइज, अलग अलग जो आवश्यक डीएनए अणु हैं उनको पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाती है। इसके अंदर हम एक प्लेन स्लाइड, यहाँ पृथक करने के लिए एक प्लेन स्लाइड या फिर एक ट्यूब ग्लास को काम में लेते हैं। एगारोस क्या है? एगारोस डी ग्लेक्टोज एवं 3,6 एनहाइड्रो एल ग्लेक्टोज का लीनियर पॉलीमर है। एगारोस सीवीड्स यानी समुद्री खरपतवार शैवालों से पृथक होने वाला एक जेल है। शैवालों से इसको पृथक किया जाता है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डी ग्लेक्टोज एवं 3,6 एनहाइड्रो एल ग्लेक्टोज होता है। एगारोस जेल को बफर की उपस्थिति में इसको उबाला जाता है। उबालकर इसका एक मोल्ड तैयार किया जाता है और उसको एक प्लेट पर पोर कर दिया जाता है। इस तरह से इसको उबाला जाता है। एक एगारोस जेल में एक प्लेट होती है, उस पूरी प्लेट पर इसको इस तरह से पोर करके एक लेयर बना दी जाती है और इस लेयर पर ही डीएनए अणु का सेपरेशन किया जाता है। ये एक नेचुरल पॉलीमर है जिसको सीवीड से अलग किया गया है, इसको पृथक किया गया है। यानी कि शैवालों से इसको पृथक किया गया है। एगारोस जेल को सीवीड शैवालों को कहते हैं। खासकर रेड एल्गा जो होती है, लाल शैवाल जो हैं, रोडोफाइसी के जो सदस्य हैं, उनसे इनको पृथक किया गया है। एगारोस जेल में जब किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स को रखा जाता है तो वो ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करता है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि डीएनए अणु ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं और जो ऑपोजिट पोल्स की ओर पलायन करते हैं। नेगेटिव चार्ज है। क्यों है नेगेटिव चार्ज? फॉस्फेट समूह की उपस्थिति के कारण PO4 समूह उपस्थित होता है। इस कारण डीएनए अणु नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी ओर मूवमेंट करेगा? पॉजिटिव की ओर मूवमेंट ये करता है। जो अणु जिनका आकार जितना इस तरह से, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, जैसे आपने ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने यहाँ डीएनए अणु को पोर कर दिया। पोर करने के बाद ये जेल, यहाँ एगारोस जेल है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये अणु मूवमेंट करेंगे। इस तरह से इनका मूवमेंट होगा। तो जिसकी साइज़ बड़ी होगी, जाहिर सी बात है उसकी गति धीरे होगी और जिसकी छोटी होगी उसकी गति अधिक होगी। तो साइज़ पर निर्भर करता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका साइज़ कितना है, उस पर ये निर्भर करेंगे। तो जितना अधिक साइज़ होगा उसकी गति उतनी ही कम होगी और जिस डीएनए अणु की जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी साइज़ कम होगी, उसकी गति उतनी ही अधिक होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो उसके मुख्यतः आकार, मॉलिक्यूलर वेट और आवेश
के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिन डीएनए अणु का आकार बड़ा होता है वो धीमी गति से गति करते हैं जेल पर, और जिनका आकार अधिक होता है वो तेज गति से गति करते हैं आवेश पर। इसके साथ चूँकि हम सब लोग जानते हैं कि पीएच को मेंटेन करने के लिए कोई भी तकनीक हम जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग में लेते हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए बफर की ज़रूरत पड़ती है। पीएच को मेंटेन करने के पीएच को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए बफर की ज़रूरत पड़ती है। तो मुख्य रूप से हम 2 प्रकार के बफर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं। एक TAE ट्राई एसीटेट EDTA और दूसरा TB ट्राईबोरेट EDTA। EDTA एक बहुत ही महत्वपूर्ण बफर सॉल्यूशन है जो इस तकनीक में काम में लिया जाता है। क्या काम है बफर का, मैंने आपको बताया कि बफर का वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर इज इट्स कैपेसिटी टू मेंटेन द pH ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम का pH मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेपरेशन किया जा रहा है तो या फिर कोई भी हम लोग किसी भी पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं, चाहे वो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस ही नहीं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कैलोरीमेट्री, आप कोई भी तकनीक को काम में लेंगे pH मीटर तो बफर का ज़रूरत पड़ती है। बिना बफर के pH को मेंटेन नहीं किया जाता आर्टिफिशियली रूप से। तो pH को मेंटेन करने के लिए EDTA एक बफर है, उसको काम में लिया जाता है। ये TAE EDTA हो सकता है, ये TBE EDTA हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक है अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वही है। ये यहाँ पर इसको जोड़ा जाता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैं और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड हैं, इधर ये नेगेटिव है और इधर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे ही आप इसको सोल्यूशन डालेंगे, DNA नेगेटिव चार्ज है और तो कहाँ मूवमेंट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के, और ये यहाँ कॉम्ब होते हैं, सैंपल वेल्स होते हैं, इस तरह से वेल बने होते हैं, कॉम्ब बोलते हैं हम, कॉम्ब कहते हैं। यानी कंघे के जिस तरह से कंघे को हम कहीं कोई सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है या सेमी सॉलिड सोल्यूशन है, जैसे हम कंघे को डालेंगे तो कहाँ होंगे, वॉल्स बन जाती है ना, वही कॉम्ब होते हैं। यहाँ तो ये वेल्स दिख रही है आपको, यहाँ पर सैंपल की पोरिंग की जाती है, यहाँ पर सैंपल को भरा जाता है। भरने के बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पावर को चालू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है इलेक्ट्रोड और DNA खुद कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी मूवमेंट कहाँ होगी, पॉजिटिव अणुओं की, और इसकी मूवमेंट होगी। ये जो आप प्लेट ऊपर देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये एगेरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये एक प्लेट है, एक कांच की प्लेट होती है जिस पर एगेरोस जेल को जिसकी एक लेयर बना दी जाती है और बना जाती है। और यहाँ पर ये बफर सॉल्यूशन है, EDTA हमने अभी कहा ना pH को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर बफर सॉल्यूशन को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। एक बार फिर से देख लें आप लोग, कन्फ्यूज़न ना हो कि ये तकनीक कैसे काम करती है। इसी डायग्राम से आप पूरी प्रोसीजर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की समझेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक उपकरण है, एक टेक्निक है, आप सब लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले एगेरोस जेल की एक प्लेट बनाई जाती है। ये प्लेट है, इसके ऊपर एक सेमी सॉलिड लिक्विड नहीं रखना है और नहीं हमको ठोस रखना, सेमी, एक जेल होता है ना, जिस तरह जेली लाते हैं वो जेल उसी टाइप से होगा। इसकी एक प्लेट यहाँ इसके ऊपर बना दी जाती है, पूरी इसके ऊपर एक प्लेट बना दी जाती है। अब क्या किया जाता है कि जो प्लेट बन जाती है ना, यहाँ पर आप वॉल्स बनाएंगे, वॉल्स यानी पोरिंग, आपको सॉल्यूशन भरना है, आप कैसे सॉल्यूशन भरेंगे, तो वो यहाँ पर वॉल्स बना दी जाती है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, सैंपल वॉल्स के नाम से ये वेल्स यहाँ पर बन जाती है। इसमें हम नीडल की सहायता से जो हमने DNA को सेपरेट किया हुआ है, जो DNA हमने पृथक किया हुआ है, उसको यहाँ सॉल्यूशन को भरेंगे। उसको भरने के बाद हम इलेक्ट्रिकल पावर जो है, करंट, उसको चालू करेंगे। जैसे ही आप करंट को चालू करेंगे, इस एगेरोस जेल पर DNA अणु मूवमेंट करेंगे। जो कि DNA खुद नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट करेगा। तो जिसका बड़ा साइज होगा उसकी गति धीमे होगी, जिसकी छोटी साइज होगी उसकी गति उतनी ही अधिक होगी। तो DNA अणु को एगेरोस जेल पर पृथक करने वाली इस तकनीक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। DNA को आवेश और आकार के अनुसार पृथक किया जाता है। अगले डायग्राम में आप यही देखेंगे कि किस तरह से पृथक हो रहा है, कि
जैसे मान लो हमने यहाँ कहा कि हमने यहाँ सैंपल भरा हुआ था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग देख लीजिए कैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स पृथक हो रहे हैं, जिसका साइज़, जैसे ये 1200 बेस पेयर है तो ये यहीं पर है, लेकिन 100 बेस पेयर वाले ने कितना मूवमेंट कर लिया, यहाँ आ गया है ये। तो जिसकी साइज़ जितनी बड़ी होगी उसकी गति उतनी धीमी होगी, और जिसकी साइज़ जितनी छोटी होगी उसकी गति उतनी ही अधिक होगी। तो ये अलग अलग बैंड्स बन जाते हैं, जो जैसा जैसा डीएनए होगा उस हिसाब से उसका बैंड बन जाते हैं। इन बैंड जो बनेंगे यहाँ पर डीएनए के, इनकी पहचान इथिडियम ब्रोमाइड डाई के माध्यम से की जाती है। अब हमने क्या किया, हमने ये डीएनए को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हम यहाँ इथिडियम ब्रोमाइड डाई को यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के बाद यूवी लाइट से फॉक्स किया जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज इसके ऊपर डाली जाएगी। तो क्या करेगी, जो इथिडियम ब्रोमाइड डाई है वो डीएनए अणु के साथ बॉन्डिंग कर लेती है, उसके साथ ये बॉन्ड बना लेती है। तो जहाँ जहाँ इथिडियम डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वहाँ इथिडियम डाई उसके साथ कैटालाइट हो जाएगी, उसके साथ बॉन्ड बना लेगी। जैसे ही आप उसके ऊपर यूवी रेज डालेंगे ये बॉन्ड हमें इस तरह से डार्क दिखाई देंगे। पहले हमें कुछ पता नहीं लगेगा, जब तक हम इथिडियम ब्रोमाइड डाई यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम डीएनए अणुओं को नहीं देख सकते। ये सब चीज़ें विजुअलाइजेशन हुई है आफ्टर एडिंग ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड डाई। तो इथिडियम ब्रोमाइड डाई ऐड करने के बाद जहाँ जहाँ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ वहाँ इस तरह के बैंड बन जाएंगे। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूवी लाइट। यूवी लाइट की उपस्थिति में ये क्रिया होगी, इथिडियम ब्रोमाइड डाई यहाँ पर डाली जाएगी। एग्जामों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम ली जाने वाली डाई कौन सी है, इथिडियम ब्रोमाइड है। क्यों काम में ली जाती है, डीएनए अणुओं को विजुअलाइजेशन करने के लिए, उनको देखने के लिए। जहाँ जहाँ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेगी। जैसे ही आप यूवी रेज इसके ऊपर डालेंगे ये बॉन्ड गहरे कलर के हमें दिखाई देंगे। जहाँ जहाँ डीएनए मौजूद होगा वो गहरे कलर के वहाँ पर बॉन्ड बन जाएंगे। उसके बाद डीएनए को पृथक किया जाएगा। फिर सदन ब्लॉटिंग टेक्निक, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। सदन ब्लॉटिंग टेक्निक के माध्यम से डीएनए अणुओं को पृथक कर लिया जाता है। ये तो सेपरेट करेंगे, पृथक करने के लिए हम सदन ब्लॉटिंग को काम में लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी को समझने के लिए 1 बाय 1 टेक्निक को समझना जरूरी है। आपने एक भी टेक्निक को मिस कर दिया, आप नेक्स्ट टेक्निक को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। आप सीधा चाहें कि मैं सीधा ही लाइगेज एंजाइम को समझ लूँ, उससे पहले आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझना होगा। आप चाह रहे हैं कि मैं सीधे ही सदन ब्लॉटिंग को समझ लूँ, उससे पहले आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझना होगा, तब सदन ब्लॉटिंग समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम सीधे ही पीसीआर को समझ लें, नहीं, आपको पहले वेक्टर समझना होगा। तो ये सब चीज़ें 1 बाय 1 चलेगी, पूरी प्रोसीजर 1 बाय 1 चलता है जैव प्रौद्योगिकी में। ये एक क्रम है। जब हम कोई लैब में जब हम कोई काम करते हैं, हम एक सीरीज से काम करते हैं। ऐसा नहीं है हम ये काम अभी कर लिया और फिर हम दूसरा काम जल्दी जल्दी, नहीं, एक सीरीज से हम काम करते हैं। तो हर एक टेक्निक को आराम से समझिए, ध्यान से समझिए। सारे वीडियोज़ जो है वो रेगुलर आप लोग देखिए। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि डीएनए अणु को विजुअलाइजेशन करने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड डाई को काम में लेते हैं अंडर यूवी लाइट। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, फ्लोरोसेंस का मतलब कलर देना। फ्लोरोसेंस, एक कलर उत्पन्न होगा, तो ये फ्लोरोसेंट डाई है। तो इथिडियम ब्रोमाइड इज ए फ्लोरोसेंट डाई, कलरफुल डाई है। हम एक्रोजेल्फोरेसिस का एप्लीकेशंस क्या है, यहाँ सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता ही दिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसके एप्लीकेशन ऑफ, इसमें डीएनए, प्रोटीन और आरएनए को सेपरेशन, मुख्य रूप से डीएनए को सेपरेशन के लिए। प्रोटीन के लिए हम पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे। डीएनए की साइज़ क्या है, जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा कि 1200 बेस पेयर का है, यहाँ 100 बेस पेयर का है, तो हम साइज़ इसकी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी साइज़ बड़ी होगी वो उतना धीरे रन करेगा और जितनी साइज़ छोटी होगी उतना फास्ट रनिंग करेगा। पीसीआर प्रोडक्ट को एनालिसिस किया जा सकता है। जो एंजाइम हमने रेस्टिकेशन एंजाइम से कट किए थे उन एंजाइम को सेपरेशन किया जा सकता है। और सदन ब्लॉटिंग अगर हम करेंगे तो डीएनए आइसोलेशन के लिए सदन ब्लॉटिंग डीएनए के लिए की जाती है और आयरन के लिए नदन ब्लॉटिंग
की जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए सेपरेशन के लिए है और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो आरएनए सेपरेशन के लिए है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो प्रोटीन सेपरेशन के लिए। 3 टेक्निक्स, नॉर्दर्न ने सबसे पहले खोजा था इसलिए इसका नाम नॉर्दर्न पड़ गया। तो नॉर्दर्न टेक्निक जो होती है वो डीएनए सेपरेशन के लिए है, सॉरी सॉदर्न टेक्निक जो होती है साउदर्न वो डीएनए के लिए है, नॉर्दर्न जो टेक्निक्स हैं वो आरएनए के लिए हैं और वेस्टर्न जो है ब्लॉटिंग है वो प्रोटीन सेपरेशन के लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। द टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी सबसे पहले? टिजेलियस ने 1935 में। और 1948 में इस काम के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए विल माइग्रेट टुवर्ड्स, कहाँ जाएगा डीएनए? कैसा चार्ज है डीएनए पर? नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है वो किधर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। अभी हमने यही बात की थी कि यही खास बात है इस टेक्निक की। तो यहाँ तो एनोड से कहाँ जाता है? कैथोड की ओर जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर वो जाएगा। फॉस्फेट समूह के कारण ये नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही आप इसको रन करेंगे जेल पे, ये पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका गमन होगा। The speed of migration of ions in an electrical field depend on, किस पर डिपेंड करती है? 3 चीज़ों पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, शेप एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। उसका चार्ज क्या है, उसका शेप क्या है, उसका मास यानी उसकी साइज़ कितनी है, किस तरह से उसका वेट है, उस पर ये डिपेंड करेगा। आप इस टेक्निक को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से इसको लर्न कीजिए। ये क्वेश्चन जो मैंने कुछ दिए हैं, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको सर्च करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।